Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the exercise solution part of chapter classification of elements. ठीक है, और ये है आपका क्लास 11th NCERT केमिस्ट्री का एक्सरसाइज पार्ट जो है इसका सॉल्यूशन पार्ट है. ठीक है, आफ्टर ग्रेट डिमांड फ्रॉम स्टूडेंट साइड, फ्रॉम योर साइड, आई डिसाइडेड टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन पार्ट ऑल्सो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द जर्नी. ओके और इससे पहले जो पुराने जो हैं वीडियोस उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको आप देख सकते हैं, और जो पुराने जो चैप्टर्स हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस ऑल्सो. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में ये कहना चाहता है आपसे कि पीरियोडिक टेबल को जो हमने इस तरह से डिजाइन किया गया है, पीरियोडिक टेबल जो है हम लोग डिजाइन करते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, मतलब हम उसके अंदर बेसिक थीम जो है वो क्या है. तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट इसके जो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला काम हमने किया है सिंप्लीफिकेशन का. हमने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल को सिंप्लीफाई किया है. मीन्स जो एलिमेंट्स है उनको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिस्टेमेटाइजेशन. सिस्टेमेटाइजेशन का मतलब सिस्टेमेटिकली हमने उसको क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है एलिमेंट्स को इन ए प्रॉपर वे, इन ए प्रॉपर वे. ठीक है, और हमें इससे क्या फ़ायदा होता है, पीरियोडिक टेबल को अगर हमने जैसे इस प्रकार से इनको अरेंज किया है तो इसका फ़ायदा और क्या होगा हमें, इससे हम क्या है पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है उनको हम जो उसके कंपाउंड्स है एलिमेंट्स है उनका जो स्टडी है वो हमें क्या बनाता है, ईजियर बना देता है, यानी कि लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, तो ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी हेल्प से हमने लेस टाइम कंज्यूमिंग इसको हमने बनाया है. ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप इजीली आप लेस हार्ड वर्किंग क्यों हुई. एक तो ये होता है कि आप हर पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करो, और एक आप ये है तो कि आपने जो सिस्टमेटिकली आपने एक पीरियोडिक टेबल बनाया है जिसके अंदर आपने पीरियड्स को ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड किया है, तो उनको स्टडी करना ईजियर है ग्रुप वाइज एज वेल एज पीरियड वाइज. ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच important property did Mendeleev use to classify the elements in the periodic table and he stick to that, and did he stick to that. देखिए क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसका इम्पोर्टेंट जो है बेसिस या इम्पोर्टेंट जो है प्रॉपर्टी क्या थी जो उसका पीरियोडिक टेबल का बेसिस था. ठीक है, और क्वेश्चन ये भी है कि क्या मेंडलीव अपनी जो इस पीरियोडिक टेबल का जो बेसिस था उसके ऊपर स्टिक रहा का मतलब कायम रहना. ठीक है, उसी को फॉलो करना. तो फर्स्ट जो है आंसर क्या हो जाएगा इसका, एटॉमिक मास. क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ही वो फिजिकल प्रॉपर्टी थी जिसके बेसिस पे मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था. अब क्या अपनी पीरियोडिक टेबल में मेंडल जो है उसने एलिमेंट्स की जो बेसिक जो नीड है, बेसिक जो है उसका बेसिस जो है उसके ऊपर क्या मेंडलीव स्टेबल रहा, फॉलो किया. तो आंसर क्या होगा, नो. इसका आंसर क्या आएगा, नो. क्यों भाई, ऐसा क्यों. यस, हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें मेंडलीव ने अपने ही बनाए गए रूल को फॉलो नहीं किया. मीन्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को उसने क्या किया, वायलेट किया. ठीक है, उसने उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया. तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो. At many places he violated his own rule. Okay, so that is the
आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसके बाद में आपकी बुक के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें और जो प्रेजेंटली जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको क्या कहता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो था वो का एटॉमिक मास के ऊपर बेसिस था, एटॉमिक मास के ऊपर बेसिस था, ठीक है। उसका बेसिस क्या था, एटॉमिक मास। और जो हमारा मॉडर्न पीटी है, पीटी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसका जो बेसिस है वो है एटॉमिक नंबर। यही इन दोनों का इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अगर जिन लोगों ने वीडियो जो है पुराने जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से लर्न किया है, अच्छे से देखा है, तो उन स्टूडेंट्स को इनमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज़ माय कॉन्फिडेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स जस्टिफाई दैट द 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको ये प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है कि पीरियोडिक टेबल जो है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसका जो 6th पीरियड है उसके अंदर 32 एलिमेंट्स होने चाहिए। 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि 6th जो पीरियड है वो 6th सेल से कॉरेस्पॉन्ड करता है, यानी कि 6th सेल वाले जो आप ये बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि जो 6th पीरियड है, 6th पीरियड जो होगा उस 6th पीरियड के लिए n की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 6 होगी। n क्या है, सेल यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इस शेल के अंदर n=6 के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। सो यू कैन से दैट 6th शेल contains या includes contains following orbitals, following orbitals कौन कौन से होंगे देखिए 6 के लिए। एक तो 6s खुद ही होगा क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट आता है आपका 4f मतलब spdf, f के लिए जो है l की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 5p एंड द नेक्स्ट वन इज 6d। ये एलिमेंट्स हैं जिनके लिए आपको spd 4d आना चाहिए भाई। चलिए ठीक है, 2 + 14 + 6 + 10, हाँ यस ठीक है। चलिए 6d, ओके। चलिए अब आपको ये चेक करना है कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसकी बात करें तो s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन। सबको आप ऐड कर दीजिए, टोटल कितना होता है ये 16 और 16 32, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हमें पता है कि एक पीरियड में जब आप मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो आपका 6th सेल या जो 6th पीरियड होगा उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर विल यू लोकेट द एलिमेंट विद Z114। एक एलिमेंट है जिसके लिए उसने बोला है कि आप इस एलिमेंट को जिसका पीरियोडिक नंबर एटॉमिक नंबर जो है आपको 114 बोला गया है। द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इज 114
14। ठीक है, अब आपको ये पूछा गया है कि इस एलिमेंट का पीरियड क्या होगा और इस एलिमेंट का जो है आपका पीरियड क्या होगा और ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए क्या तरीका होगा, पहली बात तो ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कितने एटॉमिक नंबर्स हैं, कितने एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हम पी ब्लॉक के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि ये एलिमेंट जो है पी ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका पीरियड क्या होगा और इसका ग्रुप क्या होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर बता रहा हूँ। ग्रुप नंबर 14 के लिए स्पेशली ग्रुप नंबर ये 14 में जाएगा। अब ग्रुप नंबर 14 कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्रुप नंबर 13 जो होता है वो बोरोन वाला होता है और ये है ग्रुप नंबर कार्बन वाला। कार्बन, सिलिकॉन, काशी गए शंकर प्रभु, ये आप लोगों को मैंने बताया था एक तरीका याद रखने का। काशी यानी कि कार्बन, सिलिकॉन और उसके बाद में जो है आपका जर्मेनियम और जर्मेनियम के बाद में Sn दैट इज स्टेनस, देन आफ्टर टिन दैट इज लेड एंड द लास्ट 114। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद करने के लिए भी आपको याद ज़रूरी है। 6 होगा इसका बाद में 14 होगा, 14 के बाद में आप इसमें 18 ऐड कर दीजिए, 32 के अंदर और 18 ऐड कर दीजिए, 50 के अंदर और 32 ऐड कर दीजिए, 82 और 82 के अंदर फिर आप 32 ऐड कर दीजिए। तो 32 आप इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 114। अब अगर आप इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर इसका आप सिंबल लिखते हैं तो 1 के लिए हम जानते हैं U होता है, अगेन U के लिए 1 और 4 के लिए Q, UQ ये इसका सिंबल होगा। क्या नाम होगा इसका, क्वाडियम। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पे ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। तो पीरियड का नंबर क्या होगा, 7th। तो ये है इसका आंसर। अब आप पूछोगे कि सर आपको तो पता है कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे आपने इसको सोल्व किया, लेकिन हमें तो नहीं पता। कोई बात नहीं, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद करना है कि इस ग्रुप के मेंबर्स के नाम क्या क्या होंगे, और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब आप एक पीरियड से डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाते हैं एक ग्रुप के अंदर, तो देखिए इसका नंबर 6 है, 6 में आपको ऐड करना है +8, इसमें फिर आपको ऐड करना है 18, फिर से आपको ऐड करना है 18 और फिर उसके बाद में आपको ऐड करना है 32 और उसके बाद में फिर आपको ऐड करना है 32। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 18, 32 ऐसे ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो आपका मेंबर होगा उस पर्टिकुलर ग्रुप में उसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग कर ही लेंगे इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि हमें एलिमेंट जिसकी ये पूछ रहा है वो थर्ड पीरियड में है। ठीक है, थर्ड पीरियड का मतलब कौन सा वाला, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, इस वाले पीरियड में है वो, सिलिकॉन वाले पीरियड में। ओके, एंड 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 17th जो ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था 17th जो ग्रुप है उसको हैलोजन ग्रुप बोला जाता है और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम आपको पता ही होंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, एटी मतलब आंटी, तो फिर मतलब अब ये फ्लोरीन तो कार्बन के बाद में नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन के नीचे वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा है। कार्बन वाला है फ्लोरीन के साथ में, तो सिलिकॉन वाला जो है वो फ्लोरीन के जस्ट बाद वाले एलिमेंट्स, यानी कि ये हमारे सामने जो है बात कर रहा है क्लोरीन की। कौन से एलिमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा है, क्लोरीन के लिए ये बात कर रहा है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है आपको बताना होगा, इसमें कितना होगा, 17। वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है,
17. ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बार्कले लेबोरेटरी. अब देखिए ये बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है. ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन इन द सेंस है कि अगर आपको पूरे एलिमेंट्स के नाम पता होगा तो ही आप इसके बारे में आंसर कर पाएंगे. तो जाहिर सी बात है, लॉरेंस वर्ड जो आ रहा है इसमें, लॉरेंस क्या है, एक लेबोरेटरी का नाम है कहीं पे, लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी है एक, और उसके लेबोरेटरी के अंदर ही एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट की डिस्कवरी की गई थी. सो द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इज लॉरेंशियम. ओके, और उस लॉरेंशियम जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल है वो होता है Lr, और इसका एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 103. ठीक है, नेक्स्ट है सीबॉर्ग्स ग्रुप. सीबॉर्ग क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, सीबॉर्ग जिसको था, और इसने जो एलिमेंट का नाम दिया या उसके नाम पर जो एलिमेंट रखा गया उसको हम बोलते हैं सीबॉर्जियम. और इसका जो है सिंबल, इसका जो सिंबल है वो है Sg विद एटॉमिक नंबर 106. तो ये था सीबॉर्ग्स का ग्रुप. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Come to the question number 8. Why do elements in the same group have similar physical and chemical properties? कहता है कि एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर यानी कि सेम क्यों होती है. तो देखिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला वर्जन जो है, उस वर्जन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एक ही ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए वैलेंस शेल की जो नंबर होती है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉमन, दैट इज इक्वल. सभी के लिए इक्वल होता है. और इलेक्ट्रॉन्स ही तो वो चीज़ है जो कि किसी सब्सटेंस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है. तो आंसर क्या बताएंगे हम कि एक ही ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका नंबर क्या होता है, सिमिलर होता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका नंबर क्या होता है, सेम होता है. यू कैन राइट इन योर वर्ड्स. क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर सेम होता है, एंड दैट इज व्हाई दे शो similar physical and chemical properties. This is question number 8. Question number 9 देखिए, what does atomic radius and ionic radius really mean to you? यानी आप लोगों के लिए एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस का वास्तव में क्या मीनिंग होता है. बड़ा इजी क्वेश्चन है कि एटॉमिक रेडियस का मीनिंग क्या होता है. आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर हम ऐसा मानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कुछ सर्कुलर पाथ में या डेफिनिट पाथ में मूव करते रहते हैं. तो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होगा कि आउटर मोस्ट जो शेल होगा वहाँ से लेके इसके न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होती है, वैसे तो हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल से लेके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ से लेके और उसके जो न्यूक्लियस होता है या जिसको हम सेंटर ऑफ एटम बोलते हैं, तो सेंटर ऑफ एटम से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो एटॉमिक रेडियस होती है इसको आप कोवेलेंट रेडियस भी बोल सकते हो, इसको आप मेटेलिक रेडियस भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट एलिमेंट इज मेटल और ए नॉन मेटल. ठीक है, अगर मेटल है तो मेटेलिक रेडियस होगा और अगर नॉन मेटल है तो उसका कोवेलेंट रेडियस होगा. करेक्ट. तो ये है फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए. सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोलता है कि आयनिक रेडाई या आयनिक रेडियस क्या होता है. वेरी सिंपल सी बात है. एटम से आयन बनाएंगे, तो एटम से जब आयन बनाएंगे तो हो सकता है या तो आप इलेक्ट्रॉन उसको एटम को दोगे, यानी एटम को आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे, या एटम से इलेक्ट्रॉन आप रिलीज करवाओगे. ठीक है, तो दोनों ही केस में आयन का फॉर्मेशन होगा.
और अगर आयन का फॉर्मेशन होगा तो एटम का जो साइज होता है वो या तो छोटा हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा, यानी कि लार्जर साइज का एटम बन जाएगा। तो उस कंडीशन में उसकी जो रेडियस होती है उसकी वैल्यू जो नॉर्मल न्यूट्रल एटम होता है उसकी वैल्यू से भी कुछ चेंज हो जाएगी। अगर कैटायन बनता है या फिर एनायन बनता है तो हमेशा याद रखना है कि एनायन जब बनता है तो उसकी जो साइज होती है वो बढ़ जाती है और कैटायन की साइज कम हो जाती है। ठीक है, तो आयनिक रेडाई को भी हम सेम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आयनिक रेडियस के लिए जैसे मान लीजिए कोई आयनिक क्रिस्टल्स है, आयनिक क्रिस्टल्स है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे। तो कैटायन और एनायन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ही हम आयनिक रेडाई बोल देंगे। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन। बोलता है कि एटॉमिक रेडाई का जो वेरिएशन होता है किसी ग्रुप में और किसी पीरियड में वो कैसे होता है और आप इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए कर लेते हैं हम बात। पहली बात तो यह है कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू एक ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो इंक्रीज होती है। अब इसका रीजन जो है वो मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था, वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं तो ईच एलिमेंट के पास एक सेल की जो है संख्या, एक सेल जो है उसकी नंबर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें और उसमें फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा उसका एक शेल होगा, सेकेंड पीरियड के पास 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के पास 3 सेल होंगे, फोर्थ पीरियड के पास 4th सेल होंगे, 4 सेल्स होंगे, फिफ्थ पीरियड वाले एलिमेंट के पास 5 सेल्स होंगे। ऐसे करते करते क्या है कि हर एलिमेंट के पास एक एक सेल का इंक्रीज हो जाता है और ये जो इंक्रीज होता है यही तो क्या है, एटॉमिक साइज। यही तो क्या करता है, एटम की साइज को इंक्रीज कर देता है। चलिए बात करते हैं एक पीरियड के अंदर कि एक पीरियड के अंदर क्या होता है, एक पीरियड के अंदर क्या होता है। तो ये तो अपने को याद है कि एक पीरियड के अंदर जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, अक्रॉस द पीरियड बोल सकते हो आप या फिर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोल सकते हो, तो जो एटॉमिक रेडाई होती है वो डिक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा, इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है भाई, देखिए एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होंगे और इन न्यूक्लियस के चारों ओर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें पता है कि एक शेल के अंदर, एक ही शेल के अंदर, क्योंकि एक पीरियड जो होता है उसके लिए शेल का नंबर फिक्स होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। जैसे सेकंड पीरियड की बात करेंगे तो उसका जो शेल नंबर होगा वो 2 होगा सभी एलिमेंट्स के लिए। तो अब उसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है उसका जो शेल है, जैसे मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये है आपका न्यूक्लियस और अगर हम बात कर रहे हैं इस और इस सेकंड सेल की हम बात करें, फर्स्ट सेल के अंदर मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड सेल के अंदर क्या होता है, जब आप एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं और साथ साथ में यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर चार्ज जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, वो भी इंक्रीज होता है। एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, एक इंक्रीज हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ इंक्रीज हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ इंक्रीज हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ इंक्रीज, 5वां इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। 8 प्रोटॉन तो यहाँ होंगे और 2 अंदर वाले हैं तो इनकी वजह से 2 प्रोटॉन यहाँ होंगे, टोटल 10 प्रोटॉन है। अब ये जो 10 प्रोटॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, इनका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, इसकी ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और इस वजह से क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होगा इन द सेम वे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा और दो एटम का साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 अपनी बुक के अंदर कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नेम ए स्पीसीज दैट विल बी isoelectronic with each of the following atoms of
एटम्स और आयंस। यानी कि आपको इसमें बात कर रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। और जब मैंने आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेनेशन बताया था तो उस समय मैंने आप लोगों को एक सीरीज़ बताई थी और वो सीरीज़ जो है वो आपको स्टार्ट करनी है नियोन से। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है। नियोन से अगर आप इधर की तरफ जाएंगे तो आता है आपका सोडियम, सोडियम के बाद में आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में आता है आपका एल्यूमिनियम। नियोन से पीछे की तरफ वापस आते हैं तो आपका आता है यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन के पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी हम बात करते हैं। अब देखिए नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। देयर आर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन। ठीक है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस सोडियम को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू नियोन तो हमें इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन कम करने के लिए हम इसका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इसको बोल देते हैं कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, दे दिया। अब मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम के पास तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर आर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स विद मैग्नीशियम एंड इफ यू वांट टू मेक इट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देन वी कैन सिंपली गेट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम, दैट इज magnesium 2 plus ion, and then it gains 10 electrons. In the same way aluminum becomes aluminum 3 plus to make itself isoelectronic species, and in this way it has 10 electrons. ऐसे ही फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास तो 9 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करने के लिए इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं तो अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। इन द सेम वे नाइट्रोजन के पास तो चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिया हमने इसको, बन गया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये है इसका 99% चांसेस है कि आपको एग्जाम में इनमें से ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से नहीं पूछा जाए तो, इनमें से नहीं पूछा जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक और इलाज है हमारे पास। अब हम चलते हैं नियोन के बाद आर्गन के पास। आर्गन हमारे पास है, आर्गन के पास में होता है 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के बाद में आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में आता है स्कैंडियम। चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। आर्गन से पहले आता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन से पहले जो आता है क्लोरीन से जो जस्ट पहले जो क्लोरीन से एटम आता है उस क्लोरीन से पहले वाले एटम का नाम है सल्फर, सल्फर। ठीक है, और सल्फर से पहले आता है फॉस्फोरस। तो इसको भी कोशिश करते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनाने के लिए। कैसे करेंगे, इसके पास 18 है, पोटेशियम के पास 19 होता है। पोटेशियम को बोलते हैं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो अपना, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पोटेशियम पे और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास 18। कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम चाहते हैं कि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कैसे करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम स्कैंडियम से रिक्वेस्ट करें तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देने पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बना लेगा और 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन के पास तो 17 इलेक्ट्रॉन है, इसको बनाना है 18 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्लोरीन को हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ऐसे ही सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसको तो ये भी क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं तो इनका वैलेंसी तो है वो सेम ही रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, तो ये एक और सीरीज तैयार हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट के साथ इनका जो है वो मैच करता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब आपको क्वेश्चन के अंदर देखिए फ्लोरीन दे रखा है F माइनस, ये रहा, बोल रहा है कि ये F माइनस जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ में है, किस एलिमेंट के साथ में है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इनमें से जो भी अच्छा लगे आप किसी एक का एग्जांपल लिख के लिख सकते हो कि यस F माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दिस वन एवरी वन। ठीक है, नेक्स्ट है आर्गन, आर्गन की बात करें, ये रहा आर्गन, ये आर्गन जो है ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जो अच्छा लगे किसी एक को पकड़ लीजिए, वही इसका एग्जाम्पल होगा। मैग्नीशियम 2+ की बात कर रहा है कि मैग्नीशियम 2+ जो है वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, मैग्नीशियम 2+ किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो
सिंपल सी बात है। फिर से कोई एक और पकड़ लीजिए मैग्नीशियम के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल आता है रुबिडियम प्लस। ये अच्छा एग्जांपल है, रुबिडियम प्लस, ये एक डिफरेंट एग्जांपल है। तो चलिए हम बात करते हैं रुबिडियम प्लस से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रुबिडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रुबिडियम। तो रुबिडियम की बात करते हैं तो रुबिडियम का हमें तो पता ही नहीं है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। रुबिडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 37। ये तो होता है इसका एटॉमिक नंबर Z, लेकिन अभी तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब रुबिडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 36। हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो रुबिडियम के आसपास वालों में से देख लो, एक तो आता है आपका क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36 और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 36 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं बनाएंगे इसको हम, क्योंकि ये तो क्या है, नोबेल गैसेस हैं। तो इसके बाद वाला देख लो या इसके बाद वाला या इसके पहले वाला कोई भी एक एलिमेंट आप देख सकते हो, लेकिन पीरियड सेम होना चाहिए, पीरियड सेम होना चाहिए। तो अगर आप बात करते हैं रुबिडियम के बाद वाले एलिमेंट की तो उसका नाम है स्ट्रोंशियम, और ये है आपके सेकेंड ग्रुप का मेंबर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, उस वाले ग्रुप का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप जो होता है उसका मेंबर है ये, जो कि रुबिडियम के जस्ट बाद में आता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 38। ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि ये 36 इलेक्ट्रॉन वाला बने, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके छीन लेते हैं और अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 36 इलेक्ट्रॉन। तो रुबिडियम प्लस और स्ट्रोंशियम 2+ आयन, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। किसी को कोई डाउट हो तो फिर से चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये था 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज N3-, O2-, F-, सोडियम प्लस, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज कॉमन इन देम, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडाई। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका एक पार्ट तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, करेक्ट। पार्ट ए जो है वो क्या कहता है कि इतने सारे जो इसने आयंस दिए हैं, इन आयंस में कॉमन क्या है, इन चीज़ों में, इन आयंस में कॉमन क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सभी के सभी एग्जांपल्स किसके हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के एग्जांपल्स दे दिए आपको। और इनमें कॉमन क्या है, सभी में देखिए आप देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। और इनके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो हो गया पार्ट 1, दैट इज पार्ट ए। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडाई, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन दिया है ये। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को अगर आपको कभी भी एग्जाम में अरेंज करने के लिए बोलता है किसमें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो उसके अंदर क्या होगा कि जिसके ऊपर जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी एटॉमिक या आयनिक रेडाई उतनी ही कम होगी। ध्यान से सुनिए, आयनिक रेडाई के लिए आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो एटॉमिक और आयनिक रेडाई उतनी ही कम, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किस में होगा, अगर आपके एग्जांपल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम के पास सबसे ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज। क्यों, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज, और इसके पास तो 13 प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस के पास तो 13 प्रोटॉन होता है। और इसके बाद में नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्राइड जिसको हम बोलते हैं, नाइट्राइड के पास तो 7 प्रोटॉन ही है, देयर आर ओनली 7 प्रोटॉन। तो इस हिसाब से नाइट्राइड का आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम का आयनिक रेडाई सबसे कम होगा। बाकी बीच वालों को आप लोग सेट कर ही लोगे। एल्यूमिनियम के बाद में मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद में सोडियम आ जाएगा, सोडियम के बाद में फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात नहीं करेंगे हम
कि ये तो क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस की बात थोड़ी ना कर सकते हैं हम, नोबल गैस तो नोबल होते हैं, ठीक है। चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई कैटाइन आर स्मॉलर एंड एनाइन्स लार्जर इन रेडाई देन दियर पेरेंट एटम्स। सिंपल सा है लॉजिक कि जो कैटाइन होता है उसकी जो आयनिक रेडियस होती है, कैटाइन की जो रेडियस होती है वो अपने पेरेंट एटम से छोटी होती है, कम होती है, और जो कैटाइन के बाद एनाइन जो होती है उसकी रेडियस जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है कि जब आप कैटाइन बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूँ, ये है आपका सोडियम आयन। क्वेश्चन नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये है आपका, मैं इसको बनाना चाहता हूँ सोडियम, ठीक है। सोडियम बनाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्स करते हैं इन डिफरेंट सेल्स। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पाँच इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन, सात इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया सेकंड सेल। इसके बाद में सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, हमने अब तक 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, एक हो गया 11 इलेक्ट्रॉन्स नाउ टोटल। अब देखिए, अब हमें बनाना है इसका कैटाइन। सोडियम का कैटाइन क्या बनेगा, Na+ बनेगा। कब बनेगा ये, जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे। और हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में से ही बाहर निकाला जाता है, आउटर मोस्ट शेल में से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रेजेंट था, एक ही इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन जब आपने बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, ये बाहर वाला जो सब सेल है वो ख़त्म हो गया, बाहर वाला सब सेल ख़त्म। अब देखिए एटम जो था आयन बन गया और उसका जो साइज़ है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसीलिए कैटाइन जो होता है उसका जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। या साइज़ का मतलब एटॉमिक रेडाई या एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये तो बात हो गई कैटाइन के लिए। अब बात कर लेते हैं एनाइन के लिए कि एनाइन में ऐसा क्या होता है, जिसकी वजह से जो एनाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से बढ़ जाता है। चलिए बात करते हैं हम किसी भी एक एग्जाम्पल की। इसी की बात कर लेते हैं हम, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन के पास में है 9 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसका एटॉमिक एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं स्ट्रक्चर के लिए, तो ये हो गया इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये हो गया इसका सेकंड शेल और फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के अंदर हमने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। सेकंड शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो चलिए हम भी 8 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको, 3 तो 5 3 8, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 8, यानी कि होना तो नहीं चाहिए क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो था एक एटम, फ्लोरीन का एटम, नॉर्मल एटम, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है n = 1 में, और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन n = 2 में है। अब आप क्या करना चाहते हो, इस फ्लोरीन से आपको बनाना है एनाइन। एनाइन बनाने के लिए आपको इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तब जाके ये बनाएगा F-। क्या बनाएगा ये, F-। और ये जो F- होता है, फ्लोराइड जिसको हम बोलते हैं जनरली, इसकी साइज के लिए कह रहा है कि इसका साइज पेरेंट एटम से ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों, तो देखिए क्या होता है कि जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड किया तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन को लगा दिया इसके पास। अब क्या होगा, ऑलरेडी जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनमें और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। रिपल्शन का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होता है कि इनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसे, जैसे पहले क्या था, मैं 1 इलेक्ट्रॉन हूँ और मेरे पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन था। अब आपने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और बीच में डाल दिया, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे इनके साथ में 1 इलेक्ट्रॉन और घुसा दिया। तो अब क्या होगा, जगह तो उतनी थी लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो अब उस इलेक्ट्रॉन में और दूसरे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो वो ऐसे करेगा, इधर वाला ऐसे करेगा, इधर वाला ऐसे करेगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से जो है ये
एटम का साइज बढ़ जाएगा, इस आयन का साइज बढ़ जाएगा। एक तो पहला रीजन तो ये हो गया, फर्स्ट रीजन तो क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। एक और रीजन है अभी तो इसमें, फर्स्ट रिपल्शन हो गया, और दूसरा जो है जेड इफेक्टिव, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपने फ्लोराइन एटम से फ्लोराइड बनाया ना, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो उतना का उतना ही रह गया, लेकिन आउटर मोस्ट जो सेल है या जो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज जो है, टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम पड़ गया। ठीक है, कम हो गया। तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स आइसोलेटेड गैसियस एटम, वेरी गुड, एंड ग्राउंड स्टेट, ओके, वेरी गुड, while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या होता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि इनका मीनिंग क्या होता है। देखिए, आइसोलेटेड का मतलब होता है एक सिंगल एटम, एक सिंगल एटम्स, ठीक है, सिंगल एटम। और गैसियस यानी कि गैसियस फॉर्म में, अब एक सिंगल एटम है वो गैसियस फॉर्म में कैसे बन सकता है? तो देखिए क्या होता है कि एक एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में जितने भी एटम्स होते हैं ये सब हाइपोथेटिकल होता है, ये सब क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, अब एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का हमने सैंपल लिया और उसको क्या किया, हमने हीट करना हम स्टार्ट कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। हीट करेंगे तो श्योरली लिक्विड स्टेट होगी तो गैसियस स्टेट में जाएगा। गैसियस स्टेट में जाने के बाद में वो एटम्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे, उनको हम गैसियस बोल देंगे। ठीक है, तो ये होता है आइसोलेटेड यानी कि सिंगल एटम, अलग, नॉट बॉन्डेड विद एनी अनदर एटम। ठीक है, और फिर क्या होता है, देखिए मैं आंसर जो है वो बता रहा हूँ कि जो एटम्स होते हैं गैसियस स्टेट में वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं कि वो किसी दूसरे एटम के साथ में किसी भी टाइप का कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इंट्रैक्शंस नहीं करते हैं। तो अब हम उसको बोलते हैं कि वो आइसोलेटेड है। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि एटम जो होता है वो गैसियस स्टेट में जब होता है तो एक दूसरे से इतना दूर होता है कि उस कंडीशन में वो किसी दूसरे एटम के साथ में रिपल्सिव या अट्रैक्टिव एक्शन इंट्रैक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे जो एटम्स होते हैं उनको देयरफॉर कॉल्ड आइसोलेटेड एटम्स। ठीक है, और इसके बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, बाकी जो दूसरे एटम्स होते हैं उनकी प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो एटम्स होते हैं उनको हम मान लीजिए अगर आपसे कहे कि क्या लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में हम किसी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं, तो आंसर होगा नो, नेवर। क्यों? क्योंकि जब आप एलिमेंट्स में देखेंगे कि जब कोई एलिमेंट या कोई एटम या कोई एटम्स का ग्रुप सैंपल लिक्विड स्टेट में होगा या सॉलिड स्टेट में होगा तो उनके एटम्स पास पास में होंगे, और रिलेटिवली जब ये पास पास होंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि उनमें आपस में इंटरेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं कहते हैं कि ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट है कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है, व्हाट इज़ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि एक एटम की जब नॉर्मल एनर्जी स्टेट होती है, किसी भी एटम की जो नॉर्मल एनर्जी स्टेट जो होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। द ग्राउंड स्टेट क्या होती है, किसी एटम की नॉर्मल एनर्जी स्टेट होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट के अंदर उस एटम के पास लोएस्ट एनर्जी होती है, यानी कि वहाँ पे ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स के पास लोएस्ट एनर्जी होती है। ओके, यानी वो न तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लूज़ करते हैं और ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, अब जो क्या बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कैलकुलेट की जाती है या मेजर की जाती है। ठीक है, तो ये था इनका सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, on energy of an electron in the ground state of the hydrogen atom is 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ओके, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। यानी कि आपको क्या कह रहा है ये कि ये जो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए अभी जस्ट मैंने बताया था आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा 1 मोल एटम्स के लिए कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का जब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था तो उसमें बोला था किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल एटम्स के लिए हम एंथैल्पी यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की बात करते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल एटम्स के लिए होती है। अब ग्राउंड स्टेट जो एटम होता है, ग्राउंड स्टेट जो एटम होता है उसके अंदर उसकी जो एनर्जी होती है उसके 1 एटम के इलेक्ट्रॉन्स की कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 एटम की तो आपको गिवन है, 1 एटम की कितनी गिवन है 2.18 इंटू 10 टू द पावर कितना था 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। ये आपको 1 एटम की एनर्जी गिवन है ग्राउंड स्टेट में। किस में है ये, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, और आपके पास 1 मोल एटम की एनर्जी निकालनी है आपको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल एटम्स की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ओके, ये आ गया अब आपका पर मोल। ये एनर्जी है जूल में, जूल पर मोल तक तो हम पहुंच गए, हमें तो पहुंचना है यहाँ तक, किलो जूल पर मोल तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करें हम, कुछ नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जूल क्या पूछा अपने को, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है, तो अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आंसर आता है आपका 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 करके देख लो आप चाहो तो, इनको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर कितना आता है 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर मोल। ये तो आ गया अभी इनका कैलकुलेशन, इनका कैलकुलेशन। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अब देखिए ये जो एनर्जी है आपको गिवन जो है, ये जो वैल्यू है ये माइनस में होगी। माइनस में क्यों होगी भाई, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, इतनी एनर्जी उनके पास है अभी। ठीक है, इतनी एनर्जी से वो बॉन्डेड हैं। अगर आप इतनी एनर्जी उस एलिमेंट को, उस एटम को दे दोगे, इतनी एनर्जी आप उस एलिमेंट को दे दोगे तो वो एटम जो है, उस एटम में से जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा, स्किप कर जाएगा और वहाँ से वो निकल जाएगा। तो अब इतनी ही एनर्जी हमें देनी होगी, इतनी ही एनर्जी हमें देनी होगी, किस लिए, ताकि वो आउटर मोस्ट सेल में से अपनी जगह छोड़ के इनफाइनाइट की ओर चला जाए। इनफाइनाइट पर कितनी एनर्जी होती है, इसके लिए देखिए ये है आपका डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एच, डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ग्राउंड इनफाइनाइट जो होता है, इनफाइनाइट के ऊपर एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ओके, और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा वैल्यू है, तो माइनस 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर मोल। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आता है आपका पॉजिटिव में, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर मोल। ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मीनिंग क्या हुआ,
कि ये वैल्यू पॉजिटिव में आई है। पहले हमने जब कैलकुलेशन किया था तब तो ये नेगेटिव में आ रही थी, ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ? ये कुछ नहीं है, लॉजिक आपको याद रखना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि एनर्जी की वो अमाउंट जो किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें सप्लाई करनी पड़ती है। तो जब अगर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, इसीलिए आपका आंसर भी पॉजिटिव में आया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको फिर भी किसी को कोई इसमें डाउट हो तो आप सिंपली पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 15 तक का। ये हमारा पार्ट ए है। इसी सीरीज का सेकंड पार्ट जो है वो जल्दी ही आएगा, जल्दी मिलेंगे फिर से। ओके, सो कीप राइटिंग द आंसर्स ऑफ this chapter exercise in your notebook and show to your teacher. Okay, so this is the end of the class for today. Meeting you in the next class. Till then, take care and keep yourself safe, and bye bye.